जय हिंद। आज हम बात करेंगे पुलिस के एक ऐसे कथित डीएसपी की जिसे देखकर काफी नौजवान इंप्रेस हो रहे थे। उसका चाल चलन, उसकी पर्सनैलिटी, उसका रहन सहन और उसका रुतबा देखकर हर व्यक्ति यही कहता कि इस डीएसपी की तरह बनना है। अगर ऐसे लाइफ सेटल हो जाए तो शायद जीवन पूरी तरह से एक बढ़िया जिंदगी में तब्दील हो जाएगा। इसके साथ ही जो भी एस्पायरेंट इस कथित डीएसपी के पास जाता, ये उसे गाइड करता और उसे कुछ ऐसी बातें बताता जो उसका सही तरीके से मार्गदर्शन किया करती थी। अब कुछ समय बाद इस डीएसपी द्वारा गाइड किए गए कुछ बच्चे सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, कुछ कांस्टेबल बन जाते हैं और कुछ कथित तौर पर पुलिस में कई और अलग अलग जॉब्स में फिट हो जाते हैं, यानी कि सरकारी नौकरी लग जाते हैं। पर जैसे ही 1-2 महीने का समय बीतता है तो ऐसा सच निकलकर सामने आता है जिसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि डीएसपी पर सवाल उठाएं या फिर अपने आप को कोसें। इस केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो फौरन चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। इसके साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपना कमेंट देना ना भूलें। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। इस पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना होगा पंचकुला, जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब यहां पर एक डीएसपी, जो कि अपने आप को हरियाणा पुलिस का डीएसपी क्राइम बताता था, वीरेंद्र जिसका नाम था, वो अलग अलग जगह पर जहां भी जाता उसे बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले ज्यादातर बच्चे और जो खास तौर पर पुलिस में जाना चाहते थे वो वीरेंद्र को अच्छी तरह से पहचानने लगे थे। सभी को यह पता था कि वीरेंद्र हरियाणा पुलिस में डीएसपी क्राइम के तौर पर तैनात है। अब जब ज्यादातर बच्चों को यह पता था तो ज्यादातर एस्पायरेंट्स वीरेंद्र के पास जाते और उससे सवाल करते कि किस तरह से हम पुलिस में भर्ती होने के लिए तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से अपना फिजिकल निकाल सकते हैं और किस तरह से अपनी लिखित परीक्षा की तैयारी की जा सकती है। कुछ बच्चे यहां तक कि उससे पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी के बारे में भी सवाल जवाब किया करते। वीरेंद्र बड़े प्यार से ज्यादातर लोगों को टैकल किया करता और जो भी उनके सवाल हुआ करते उनके जवाब समय समय पर दिया करता। इसके साथ ही वो ज्यादातर एस्पायरेंट्स को कहा करता कि आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। अब जब ये रवैया वीरेंद्र का लोग देखते तो वो काफी इंप्रेस हुआ करते कि इतनी बड़ी और सीनियर पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति कितना ज्यादा लोगों के साथ, एस्पायरेंट्स के साथ कोऑपरेट कर रहा है। इस बीच कई सालों से सब इंस्पेक्टरी की तैयारी कर रहे कुछ एस्पायरेंट, कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे कुछ एस्पायरेंट, वो वीरेंद्र के संपर्क में आते हैं और वो कथित तौर से वो वीरेंद्र से पूछते हैं कि सर हम किस तरह से इस एग्जाम को एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं। वीरेंद्र कुछ बातें सही बताता है और कहता है कि आप अगर इतना सिलेबस पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। अब इस बीच जब बातें फॉर्मल से इनफॉर्मल होने लगती हैं तो वो वीरेंद्र से पूछते हैं कि सर हमें एक बार में एग्जाम क्लियर करना है और ये हमारा लास्ट चांस है। वीरेंद्र कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही होगी, इसके साथ आपको एक और अलग से एफर्ट करना होगा। अब कथित तौर पर यह डीएसपी क्राइम एक एस्पायरेंट को कहता है कि अगर तुम पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगना चाहते हो तो उसके लिए 20 लाख रुपए देने होंगे। इसके साथ ही कांस्टेबल की तैयारी करने वाले लड़के को 11 लाख रुपए बताए जाते हैं और एक लड़का होमगार्ड के लिए तैयारी कर रहा था, किसी तरह से मैं होमगार्ड भर्ती हो जाऊं, तो उसके लिए 2.5 लाख रुपए का खर्चा इस डीएसपी क्राइम वीरेंद्र की ओर से बताया जाता है। अब जो एस्पायरेंट थे उनके लिए दो बातें थी, या तो उन्हें यह सोचना था कि मैं 20 लाख रुपए देकर या पैसे देकर नौकरी लग जाऊं, या फिर उनके सामने विकल्प था कि वो लगातार मेहनत करते रहें और मेहनत करते हुए अपनी जो मंजिल है उसको हासिल करें।
पर जब पैसे देने की बात आई तो इन एस्पायरेंट के मन में एक बात तो बैठ गई कि अगर नौकरी के लिए पैसा चल रहा है तो यह बात तो जरूर है कि ईमानदारी से तो नौकरी लगने वाली है नहीं। जितनी भी मर्जी मेहनत कर लो तो शायद एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए ये ज्यादातर लोग कन्विंस हो गए कि हमें नौकरी तो हासिल करनी है, अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां तो निभानी है, मगर उसके लिए हमें रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा अख्तियार करना होगा, यानी अपनी उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा करना होगा। इसके लिए जो सबसे पहला एस्पायरेंट है वो 20 लाख रुपए की तैयारी करता है अपने परिवार को कहकर। 20 लाख रुपए लेकर पहुंच जाता है इस कथित डीएसपी वीरेंद्र के पास। उसे पैसे दे दिए जाते हैं और अब ये कथित डीएसपी क्राइम कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हारी नौकरी की जिम्मेदारी मेरी। अब एक एस्पायरेंट की कहानी ये नहीं है, उसके बाद दूसरा एस्पायरेंट आता है, वो भी सब इंस्पेक्टर की नौकरी पर लगना चाहता है। ऐसे ही कांस्टेबल के लिए 3 लड़के आते हैं, फिर 4 लड़कियां आती हैं, होमगार्ड के लिए लड़के आते हैं। तो करते करते जो है वो पैसे देते जाते हैं और उन्हें नौकरी का एश्योरेंस दे दिया जाता है। अब जैसे ही 3 से 4 महीने का समय बीतता है, ये सभी एस्पायरेंट्स दोबारा से वीरेंद्र को कॉल करते हैं, उससे संपर्क करते हैं और वो कहता है कि अब तुम्हारी नौकरी की बात पूरी तरह से पक्की हो चुकी है, कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट लेटर पहुंच जाएगा। होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये कथित डीएसपी वीरेंद्र एक दिन नियुक्त करता है जिस दिन ये सभी एस्पायरेंट्स को एक एक करके अपने पास बुलाता है और उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में थमा देता है। अब जैसे ही हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आता है, सभी के सभी इतने खुश, सबसे पहले अपने घर पर फोन करके परिवार वालों को ये खबर देते हैं। अब जैसे ही ये बात परिवार वालों को पता चलती है तो परिवार वालों की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता। अब कथित डीएसपी वीरेंद्र कहता है कि अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल गया है, आपके पास ज्वाइनिंग टाइम है, इसको एंजॉय कीजिए। फिलहाल कुछ दिन आप फ्री हैं, अपने दोस्तों से मिलिए, अपने रिश्तेदारों से मिलिए, जहां जाना है वहां जाइए, आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब जितने भी एस्पायरेंट हैं अपने घरों में चले जाते हैं। सबसे पहले बधाइयों का तांता लग जाता है, कोई फोन कर कर बधाई दे रहा है, कोई घर आकर बधाई दे रहा है, और रिश्तेदारों में तो खास तौर पर ये सभी के सभी एस्पायरेंट एक तरह से एक बड़े आइडियल फिगर के तौर पर देखे जाने लगे थे। अब इसके बाद होता क्या है कि कुछ दिनों का समय बीत जाता है। कुछ दिनों का समय बीतता है तो सैलरी का समय आ जाता है, यानी कि 30 तारीख, आखिरी तारीख आ जाती है महीने की। अब जैसे ही आखिरी तारीख आती है तो इनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अब पैसे आए और जैसे ही पहली सैलरी आई, सभी के सभी मिठाई का डब्बा लेकर कथित डीएसपी क्राइम वीरेंद्र के पास पहुंच जाते हैं। सभी पैरों को हाथ लगाते हैं और कहते हैं कि सर, आपने हमारा जीवन बना दिया। पैसे जरूर लिए मगर पैसे का कोई गम नहीं, हमें नौकरी मिल गई, हमारी लाइफ सेट हो गई, हमारे समाज में हम एक आइडियल व्यक्ति के तौर पर देखे जाने लगे, जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। अब इसके साथ ही ज्यादातर कैंडिडेट्स ऐसे थे, ज्यादातर एस्पायरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पुलिस की वर्दियां सिलने का ऑर्डर भी दे दिया था। कई लोगों को तो वर्दी मिल भी चुकी थी और कई लोगों ने वर्दी डालने की प्रैक्टिस करनी शुरू भी कर दी थी। अब इनमें से जो नए नियुक्त हुए एस्पायरेंट हैं, उनमें से एक एस्पायरेंट ऐसा होता है जिसका एक दोस्त पुलिस में भर्ती होता है। वो उसको बताता है कि मेरी सैलरी आई है, 28,000 रुपए सैलरी आई है और पहली सैलरी पाकर काफी खुशी महसूस हो रही है। अब जैसे ही वो अपने दोस्त को बताता है, उसका दोस्त पूछता है कि तुम्हारी भर्ती कौन से साल में हुई, कौन से महीने में हुई, तो बताता है कि मेरी साल 2023 में भर्ती हुई है और ये सब जो है अचानक से ही हुआ, काफी दिनों से मेहनत कर रहा था। तो जब डिटेल्स पूछने लगता है कि आपने कहां ज्वाइन किया है या कब ज्वाइन करना है, तो धीरे धीरे डिटेलिंग में तो वो जो दोस्त है वो बताता है कि जब तक आप ऑफिस में गए ही नहीं तो आपकी सैलरी कैसे आ सकती है। तो यहां पर ये पॉइंट इस कथित सब इंस्पेक्टर, इस एस्पायरेंट को समझ आता है, मगर वो कहता है कि हमारे एक डीएसपी साहब हैं, उन्होंने हमें कहा है कि आपकी नौकरी लग चुकी है और सैलरी आपकी अभी से शुरू हो गई है। अब ये बात जो है इस कथित सब इंस्पेक्टर के जो दोस्त जो पुलिस में लगे हुए हैं उनको खटकती है और वो कहते हैं कि नहीं यार, मुझे कुछ दाल में काला लगता है, ऐसे तो सैलरी आती ही नहीं है। सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेटर लेकर पुलिस के हेडक्वार्टर में जाना होता है, वहां पर ज्वाइनिंग करनी होती है, उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा होते हैं,
फिर सैलरी बनती है। ऐसे तो सैलरी बन ही नहीं सकती। अब ये बात इन ज्यादातर लोगों को खटकने लगी थी। अब ये जो सब कैंडिडेट थे, जो आपस में लगातार एक दूसरे के संपर्क में भी आ चुके थे, इनमें 2 कथित सब इंस्पेक्टर थे, 3 लड़के कथित कांस्टेबल थे, 4 लड़कियां वो कथित कांस्टेबल थी, इसके साथ ही 2 लड़के जो कि कथित तौर पर होमगार्ड के तौर पर भर्ती हुए थे। अब ये सभी के सभी अपनी पासबुक की एंट्री करवाते हैं, जो बैंक में जो स्टेटमेंट आती है उसकी एंट्री चेक करते हैं और ये देखते हैं कि जो इनकी सैलरी आई है वो कैश में जमा करवाई गई है, जबकि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है वहां पर जो सैलरी है वो डिपार्टमेंट के एक अकाउंट होता है, उससे ट्रांसफर होती है सभी कर्मचारियों के अकाउंट में। मगर इनके खाते में जो सैलरी जमा हुई थी वो जमा हुई थी कैश। अब ये चीज इनके माइंड में खटक जाती है। फिर ये 1-2 और लोगों से सलाह करते हैं और सभी के सभी ये कहते हैं कि भाई सैलरी सरकारी डिपार्टमेंट में कैश आमतौर पर नहीं जमा करवाई जाती। अब जो सौदा हुआ था कथित डीएसपी वीरेंद्र के साथ वो ये हुआ था कि आप हमारे पास पहले आधे पैसे जमा करवाएंगे, आपको जब अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, सैलरी आने लगेगी, उसके बाद पूरे पैसे जमा करवाए जाएंगे। अब सैलरी इनके पास आने लगी थी। डीएसपी वीरेंद्र फोन करने लगा कि अब तुम्हारी सैलरी शुरू हो गई है, इसलिए पूरे पैसे जमा करवा दिए जाएं। अब कुल मिलाकर ये सारे सलाह करके पुलिस के पास जाने का मन बनाते हैं, पुलिस को शिकायत करते हैं, पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है और सबसे पहले इस कथित डीएसपी का पता लगाया जाता है। जैसे ही पता लगाया जाता है तो पुलिस को पता लगता है कि वीरेंद्र नाम से पानीपत में कोई भी डीएसपी क्राइम है ही नहीं। अब जैसे ये बात पता चलती है तो ये सारे के सारे एस्पायरेंट और ज्यादा निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। अब इन्हें यह लगने लगता है कि उनका पैसा डूब गया है। इसके बाद पुलिस इस कथित डीएसपी का मोबाइल नंबर इन लोगों से लेती है और उसको सर्वेलेंस पर लगा देती है। लगातार इस व्यक्ति की लोकेशन ट्रेस की जा रही थी। लोकेशन आ रही थी पंचकुला के एक भवन की जिसमें ये रह रहा था। पुलिस सीधा वहां पर आ धमकती है, चेक करती है तो पता लगता है कि भवन में 3 कमरे इन कथित डीएसपी साहब ने किराए पर लिए हुए हैं और ये खुलेआम पैसे देकर नौकरी पाने का ये बिजनेस चला रहे थे। बहरहाल पुलिस जब इस फर्जी डीएसपी वीरेंद्र के ठिकाने पर पहुंची तो वहां से काफी सारे पुलिस के फर्जी आई कार्ड, पुलिस के फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर, इसके साथ ही ज्वाइनिंग वाले काफी सारे फॉर्म और पुलिस की बहुत सारी वर्दियां और एक एसयूवी गाड़ी बरामद की गई। पुलिस ने इन सभी चीजों को अपने कब्जे में ले लिया और एफआईआर रजिस्टर कर ली। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पर इस पूरे केस से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है, अगर किसी भी रुतबे को, किसी नौकरी को हासिल करना है तो सीधा रास्ता अख्तियार करें, दिन रात मेहनत करें, पढ़ाई करें, एग्जाम दें, एग्जाम क्रैक करके किसी भी रुतबे तक पहुंचा जा सकता है, ना कि कभी भी कोई शॉर्टकट रास्ता अख्तियार करें। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप शॉर्टकट रास्ता तलाश करें तो किसी ऐसे ही फर्जी डीएसपी के चक्कर में आ जाएं और अपने लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर बैठे। इसलिए हमेशा सही रास्ता अख्तियार करें। जय हिंद।